नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को नया सीएजी बना दिया गया है भारत का। तो ये एक ऑडिटर जनरल होते हैं और इनके ऊपर काफ़ी विवाद भी है, क्योंकि अभी पूर्व में कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर है, जो कि केंद्र सरकार जिनको नियुक्त करती है, तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं गिरीश चंद्र मुर्मू को वहाँ का उपराज्यपाल बना दिया गया था, या लेफ्टिनेंट जनरल वहाँ का बना दिया गया था। तो इसके बाद इन्हें डायरेक्ट सीएजी बना दिया गया। तो इनके ऊपर काफ़ी विवाद भी हैं, लेकिन जो भी हो, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए सीएजी अब बन गए हैं। तो क्या है डिटेल्स, क्या है जानकारी, कौन होता है सीएजी, क्या करता है सीएजी, और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, सबको जानने को मिलेगा एक ही वीडियोस में। तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है गोपाल तिवारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है ये? तो ये कहीं ना कहीं पहले जम्मू कश्मीर के कौन थे? पूर्व गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। और कहीं ना कहीं इनको अब कौन बना दिया है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन्हें बना दिया गया है। ये 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और इनका जो कार्यकाल रहेगा, तो ये गुजरात के, आप समझिए, प्रधानमंत्री जो मोदी का कहीं ना कहीं गृह राज्य है, वहाँ से ये आते हैं। तो इसके लिए इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठ रहे हैं। और ये 2024 तक कहीं ना कहीं बने रहेंगे। और इन्होंने किनका स्थान लिया? इन्होंने राजीव मैटसी का स्थान ले लिया है। चीफ सीएजी कौन होता है? सीएजी कहीं ना कहीं भारत सरकार का कौन होता है? चीफ ऑडिटर कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है। चीफ ऑडिटर वहाँ का ये होता है। और क्या करता है ये? तो ये कहीं ना कहीं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको हिंदी में बोलते हैं चीफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको बोला जाता है, कैग को। संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। बिल्कुल एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक बिल्कुल स्वतंत्र उपक्रम है, बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है ये। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो यह देखता है कि संसद द्वारा जो भी खर्च किए गए हैं, जो अनुमोदित राशि है, जो उनकी खर्चों की सीमा है, कहीं सरकार ने उनसे अधिक खर्च तो नहीं कर लिया है। तो ये उनके बारे में सारी की सारी जानकारी लेता है और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति कहीं ना कहीं कहाँ रखता है? राष्ट्रपति संसद में रखता है। इसके अलावा विधान परिषद की जो भी विधानसभा की जो भी चीज़ें होती हैं, उनको कहीं ना कहीं राज्यपाल को सौंपता है। और कहीं ना कहीं राज्यपाल कहाँ रखता है? राज्यपाल संसद में रखता है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पूरे एक निगरानी विभाग इसको बोल सकते हैं। हालांकि ये ब्रिटेन जितना पावरफुल नहीं होता है। ब्रिटेन में तो ये भी डिसाइड करता है कि इस मद में कितना खर्चा होना चाहिए। ये देखता है कि अगर इसके लिए एलोकेशन इतना हुआ है, तो कहीं इससे ज़्यादा खर्चा तो नहीं हुआ है, कहीं इसमें अनियमितताएं तो नहीं पाई गई हैं। तो इस प्रकार के कहीं ना कहीं ये ऑडिट वगैरह करता है। आपको पता ही होगा, भारत में टू जी घोटाला, 3G घोटाला, बाकी जो बहुत सारे घोटाले आए हैं सामने, वो कहीं ना कहीं इनके दौरान ही आए हैं। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधान। तो चीफ ऑडिटर चीफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कहाँ रखा गया है? तो ये रखा गया है भारत के संविधान 148 से 151 तक कहीं ना कहीं इनकी व्याख्याएं की गई हैं। और आर्टिकल 148 में क्या आता है? तो 148 में कहीं ना कहीं सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा 149 में भारत का जो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक होता है, वो कहीं ना कहीं कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित इसको बताया गया है। जबकि आर्टिकल 150 कहता है कि संघ और राज्यों के जो खातों का विवरण है, वो राष्ट्रपति के अनुसार कहीं ना कहीं सीएजी की सलाह पर रखना होगा। तो जो राष्ट्रपति सलाह देता है सीएजी को, और उन्हीं के आधार पर कहीं ना कहीं सीएजी कार्य करता है। इसके अलावा आर्टिकल जो 151 है, वो कहता है कि संघ के खातों से संबंधित जो सीएजी की रिपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के कहाँ रखी जाती है? संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाती है। और उसको कौन ऑडिट करता है? उनको पीएससी ऑडिट करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। उसको कहीं ना कहीं फिर से एक ऑडिट करती है कि इस जो सीएजी ने रिपोर्ट दी है, उसमें कहीं कोई खामियां तो नहीं है। तो इस सब की जानकारी करती है। तो आपको पता हो, समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल जो 148 है, वो कहीं ना कहीं उसमें सीएजी की नियुक्ति या सीएफजी का प्रावधान बताया गया कि भारत का एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा। और जिसकी नियुक्ति के बारे में बताया कि उसकी नियुक्ति का प्रावधान क्या होगा? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और लेकिन ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति कहीं ना कहीं कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। इसकी शपथ के बारे में, सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा 149 में लेखा परीक्षक के कर्तव्य बताए गए और उसकी क्या क्या शक्ति है। इसके अलावा 150 कहता है कि संघ के जो राज्यों का खातों का विवरण है, वो राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। जो राष्ट्रपति जो सलाह देगा, और राष्ट्रपति किसके अनुसार रखता है? जो सीएजी के द्वारा जो सलाह दी जाती है, जो सीएजी के द्वारा सलाह दी जाती है, उसी को राष्ट्रपति के अनुसार रखा जाता है। कहाँ पर? संघ पर, संघ और राज्यों में। और 151 कहता है कि संघ के खातों से सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी।
इसके अलावा जो आर्टिकल 279 है, इसमें शुद्ध आय की गणना सीएजी के द्वारा प्रमाणित की जाती है कि कितना जो भी कंपनी हुई है उसका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। इसका प्रमाण पत्र कौन देता है? जिसका प्रमाण पत्र कहीं ना कहीं सीएजी की संस्था के द्वारा ही दिया जाता है। इसके अलावा इनके जो शपथ के जो प्रावधान है वो कहीं कहीं अनुसूची 3 में रखे गए, अनुसूची 3 में भी कहाँ रखे गए हैं? तो ये कहीं ना कहीं धारा 4 में रखे गए हैं। अब आर्टिकल जो शेड्यूल 3 है, मतलब अनुसूची जो तीसरी है, इसमें कहीं ना कहीं न केवल सीएजी के, जबकि बहुत सारे राष्ट्रपति के, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और सारे के सारे जो भी शपथ दिलाए जाते हैं, यूपीएससी का हो गया, जैसे प्रदीप जोशी ने शपथ ली, तो वो भी कहीं ना कहीं तीसरी अनुसूची के माध्यम से ही उन्हें शपथ दिलाई जाती है। इसके अलावा छठी अनुसूची होती है, उनमें जो जिला परिषद होती है, जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषद और के खातों को राष्ट्रपति सीएजी के द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार ही रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि राज्यपाल कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पास रिक्वेस्ट भेजता है और राष्ट्रपति कहीं ना कहीं सीएजी से बोलता है कि आप इस प्रकार, आप इन क्षेत्रों के भी कहीं ना कहीं आप इनका ऑर्डर कीजिए। इन निकायों के खातों का लेखा जोखा इस तरह करना होगा कि जिस प्रकार सीएजी उचित समझता है। सीएजी इसके लिए टोटल तरीके से इंडिपेंडेंट है और ऐसे खातों से संबंधित जो भी रिपोर्ट होती है वो किसको सौंपी जाती है? वो रिपोर्ट सौंपी जाती है राज्यपाल को, और राज्यपाल की सहमति से ही वो कहीं ना कहीं विधानमंडलों के, अगर वहाँ पे 2 सदनी है तो दोनों सदनों में रखी जाएगी, अगर वो 1 सदनी है तो 1 सदन में रखी जाएगी। अब स्वतंत्रता काम कहीं ना कहीं जब जो सीएजी है उसकी स्वायत्ता के लिए भी काफ़ी काम किया जाता है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सरकार के बिल्कुल भी अधीन नहीं आनी चाहिए। तो सीएजी बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से, अगर चाहे तो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। तो इसके सबसे बड़ी बात ये रखी गई है कि इसका जो कार्यकाल होगा वो टेन्योर फिक्स होगा, या तो 6 वर्ष पूरा कर ले या 65 साल की आयु पूरी कर ले। तो इन दोनों में से जो भी पहले हो जाता है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि उसको हटाने से, और हटाने का प्रावधान भी काफ़ी कठिन है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया कहीं ना कहीं जो सीएजी को हटाने की प्रक्रिया भी वही होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को जो होती है, जो उसको हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, उसी प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा सीएजी और कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हटाए जाने की प्रक्रिया है। तो काफ़ी बोल सकते हैं काफ़ी टफ प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना पड़ता है। तो सीएजी को हटाना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए बोला जाता है कि कहीं ना कहीं इसको काफ़ी शक्तियाँ देने के लिए ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, और कार्य करने के लिए भी, और किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से का ये ऑडिट कर सकता है, किसी विभाग का ऑडिट करने के लिए भी ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है। एक बार सीएजी के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद या इस्तीफा देने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय में का पदभार नहीं ले सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर उसने सीएजी का पद ले लिया तो वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कोई भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकेगा, ना ही कोई पार्टी वगैरह ज्वाइन कर सकेगा। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये एक ऐसी बॉडी है जिसको इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं जो जैसे आप सपोज करिए जो 2G घोटाला या 3G घोटाला या कोल घोटाला हुए हैं, तो इनको कहीं ना कहीं अगर उस टाइम पे अगर सरकार प्रलोभन दे देती और कहीं ना कहीं ये फिर घोटाले बाहर नहीं आ पाते। तो इसीलिए कहा जाता है कि सीएजी का इंडिपेंडेंट होना कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सीएजी का जो वेतन भत्ता है, अब इस पर भी बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने कम कर दिए, कुछ अन्य सेवाएं शर्तें कम कर ली, तो किसी भी स्थिति में ना ही उनके वेतन कम नहीं किए सकते, बढ़ाए जा सकते हैं, और सेवाएं भी कम नहीं की जा सकती हैं। जैसे सपोज करिए पहले 3 गाड़ियां देते थे, अब 2 गाड़ियां कर दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर पहले 3 देते थे तो अब 4 हो सकती हैं, 2 नहीं हो सकती हैं। तो अब 4 हो सकती हैं, 2 बिल्कुल भी नहीं हो सकती, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती हैं। बॉडीगार्ड अगर पहले 2 दिया जाए तो 3-4 हो सकते हैं, लेकिन 1 नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार की जो सेवा शर्तें हैं वो कहीं ना कहीं न कम किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती हैं। इसके अलावा जो उसकी प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती हैं। सीएजी का जो कार्यालय होता है वो प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन और भत्ते पेंशन शामिल होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, और जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है कि इनको खत्म करना है, इनको इससे भार नहीं देना है, तो ये कहीं ना कहीं उसके कार्यालय के दौरान नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जब संविधान बन रहा था तो उसी टाइम पर प्रावधान कर दिया गया था, जिसमें संसद में मतदान नहीं हो सकता है कि इसको इसमें देना है कि नहीं देना है। तो ये पूरी तरीके से भारत की संचित निधि पर ही भारित होते हैं। अब आते हैं सीएजी के कार्य और उसकी शक्तियों के ऊपर। तो सीएजी कहीं ना कहीं भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है, कि संचित निधि से संबंधित खातों की सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है। ये बहुत जरूरी है। सभी प्रकार के
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित सभी जो विधानसभा के जो खर्चे होते हैं उनकी संचित निधि बनाई जाती है, सभी प्रकार के खर्चों की जांच अगर कोई करता है तो वो सीएजी करता है। भारत की आकस्मिक निधि और भारत के जो सार्वजनिक खाते हैं के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाली सभी खर्चों का भी परीक्षण कौन करता है, तो वो सीएजी ही करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी भी विभाग के सभी ट्रेंडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खर्चों का भी ऑडिट कौन करता है, तो ऑडिट वो भी कहीं ना कहीं सीएजी के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने वाली किसी भी अन्य प्राधिकरण के खातों का भी ऑडिट करता है। जैसे कोई स्थानीय निकाय, अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर बोले कि आप इनका ऑडिट करिए तो उनका भी ऑडिट करने का अधिकार किसके पास है, तो उनका भी अधिकार कहीं ना कहीं सीएजी के पास है। केंद्र और राज्य के खाते जिस जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति कहीं ना कहीं सलाह उसको देगा। केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। और किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो कहीं ना कहीं विधानमंडल के समक्ष भी रखी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो जो केंद्र की रिपोर्ट होगी, जो पार्लियामेंट में रखनी होगी, वो कहीं ना कहीं वो उसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को सौंपेगा। और जो विधानमंडल में रखनी होगी, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, दोनों में रखनी होगी, या फिर जहाँ पर विधान परिषद नहीं है तो उनकी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, तो उसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं भारत के उस राज्य के संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। तो ये थे सीएजी से संबंधित जो भी फैक्ट, जो भी डिटेल, सारी की सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।